वेलकम स्टूडेंट। आज हम विश्व की राजनीतिक व्यवस्था में अमेरिका की एक महत्वपूर्ण संस्था जिसे सीनेट कहते हैं उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। सीनेट के संदर्भ में एक बात कही जाती है कि अमेरिका का सीनेट संसार का सबसे शक्तिशाली या सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। ये कहाँ तक कहना उचित है और ऐसा कहना जो है कितना तर्कपूर्ण है, इस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। तो इस स्टेटमेंट का एग्जामिन करें कि क्या अमेरिकी सीनेट संसार की सर्वाधिक जो है शक्तिशाली संस्था है। पहले तो हम जानते हैं कि अमेरिका के विधायिका को क्या कहते हैं? कांग्रेस। अमेरिका की विधायिका को कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस के दो सदन हैं, एक प्रतिनिधि सदन और दूसरा सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट। प्रतिनिधि सदन जो है वो फर्स्ट हाउस है या प्रथम सदन है। सीनेट ही जो है वहां का उच्च सदन है, इसीलिए सीनेट के संदर्भ में बात की जा रही है। प्रथम सदन है प्रतिनिधि सदन है और जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रथम सदन है। सीनेट जो है वह द्वितीय सदन है। वहीं प्रतिनिधि सदन को निम्न सदन कहा जाता है और सीनेट को उच्च सदन कहा जाता है। तो सीनेट जो द्वितीय सदन है, सीनेट जो उच्च सदन है, सीनेट जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का है, सीनेट जो स्थायी सदन है और इसका चुनाव भी जो है प्रत्यक्ष पद्धति से होता है, जिस प्रकार से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों का चुनाव होता है। तो सीनेट के संदर्भ में चर्चा करें कि किस प्रकार से यह दुनिया का सर्वाधिक द्वितीय सदन है। इसके लिए हमें दूसरे राज्यों से कुछ एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे और इनकी तुलना करके देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम तुलना करें, चूँकि विधायिका का ये एक अंग है और विधायिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो अपने देश के लिए विधान का निर्माण करे, कानून का निर्माण करे, कानून या संविधान में संशोधन करे। तो पहली चीज़ है सामान्य कानून के निर्माण में इनकी क्या स्थिति है। सामान्य कानून के निर्माण में जो है सीनेट की स्थिति यदि तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि वो प्रतिनिधि सदन से बेहतर है। प्रतिनिधि सदन जो जनप्रतिनिधि सदन है, उनके मुकाबले सामान्य कानून निर्माण में भी जो है सीनेट की स्थिति बेहतर है और वो इस प्रकार के है कि अमेरिका में कानून बनने के लिए विधेयक किसी भी जो है वो सदन में पेश किए जाते हैं। ऐसा लगभग संसार के हर देशों में होता है। भारत में भी किसी सदन में पेश किए जा सकते हैं, अमेरिका में भी पेश किए जाते हैं, ब्रिटेन में भी पेश किए जाते हैं। स्विट्जरलैंड जहां दोनों सदनों को समान अधिकार है, वहां पर भी दोनों में से किसी सदन में पेश किए जा सकते हैं। एक सदन से पारित हो जाता है, दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन से पारित हो जाता है तो वह राष्ट्राध्यक्ष के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। अमेरिका में भी ऐसा ही है। यदि विधेयक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पेश किया गया है तो वहाँ से पारित होने के बाद सीनेट में आता है, सीनेट ने इसे पारित कर दिया है तो राष्ट्रपति के समक्ष भेज दिया जाता है। परंतु यदि सीनेट और प्रतिनिधि सदन में किसी सामान्य कानून को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तब परिस्थिति क्या है? यहाँ पर जो परिस्थिति है कि यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो यहाँ पर एक समिति बनाई जाती है। 3 सदस्य जो है दोनों सदन से लिए जाते हैं और 3 सदस्य मिल करके उस पर विचार करते हैं और फिर सर्वसम्मति से कोई ना कोई रास्ता ढूंढा जाता है। लेकिन सर्वसम्मति में जो है बात किसकी मानी जाती है महत्वपूर्ण है। बात जो है हमेशा सीनेटर की ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि सीनेटर जो है उच्च योग्यता प्राप्त होते हैं, सीनेटर अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सीनेटर बहुत ज़्यादा अनुभवी होते हैं
और इस प्रकार से सीनेटर की बातों को ही प्राथमिकता दी जाती है। ये पहला कंट्री है जहां उच्च सदन को निम्न सदन पर या द्वितीय सदन को प्रथम सदन पर वरीयता प्राप्त है, सामान्य कानून के संदर्भ में भी। यदि इसकी तुलना हम जो है ब्रिटेन से करें तो वहाँ पर जो है निम्न सदन काफ़ी शक्तिशाली है। निम्न सदन और उच्च सदन में यदि किसी विधेयक को लेकर के मतभेद हो जाता है तो बात जो है वो निम्न सदन की मानी जाती है। यदि 2 बार निम्न सदन ने उसी रूप में उसे पारित कर दिया 1 साल के अंतराल में, तो फिर जो है वह उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। बात करें हम स्विट्जरलैंड की, तो यहाँ पर दोनों को समान शक्तियाँ हैं, कोई कम नहीं कोई अधिक नहीं। यदि एक ने पारित कर दिया, दूसरा असहमत है, दूसरे ने पारित कर दिया, पहला असहमत है, तो अपने आप रद्द हो जाता है। भारत में स्थिति देखें, भारत में क्या है, भारत में भी यदि राज्यसभा और लोकसभा के बीच मतभेद हो जाए तो फिर भारत में एक नई व्यवस्था है कि दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने में जो है वरीयता जो है फिर वहाँ पर निम्न सदन या लोक सदन को मिल जाती है, जो है क्योंकि उसकी संख्या ज़्यादा है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी जो है निम्न सदन का जो अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहते हैं, वही करता है। लोक सदन की सदस्य संख्या 543 है, उच्च सदन की संख्या 250 है। तो इस प्रकार से जो है वरीयता किसको मिल जाती है, निम्न सदन को, उसकी संख्या बढ़ जाता है और अध्यक्षता भी वही करता है। तो अमेरिका अकेला देश है जहां सामान्य कानून के संदर्भ में भी जो है सीनेट को ही प्राथमिकता दी जाती है, सीनेट को ही वरीयता दी जाती है। दूसरा जो है संशोधन की स्थिति में जो है अमेरिका में भी समान व्यवस्था है, भारत में भी समान व्यवस्था है और जो है स्विट्जरलैंड में भी समान व्यवस्था है। यदि दोनों सहमत होते हैं तभी जो है संशोधन विधेयक पारित होता, अन्यथा वो रद्द हो जाता है। दूसरा जो क्षेत्र है जहां सीनेट को वरीयता दी जा रही है वह है वित्तीय विधेयक की स्थिति में। आप किसी भी देश की तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसा ब्रिटेन है, वित्तीय विधेयक केवल और केवल निम्न सदन में पेश किया जाता है और यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि कोई विधेयक वित्तीय विधेयक है या नहीं है, तब जो है उस विधेयक पर अंतिम निर्णय जो है वह निम्न सदन के अध्यक्ष स्पीकर का होता है। यदि उसने सर्टिफाई कर दिया कि ये वित्तीय विधेयक है तो वित्तीय विधेयक ही माना जाता है। वित्तीय विधेयक निम्न सदन में पारित होने के बाद उच्च सदन जाता है। उच्च सदन में मात्र 30 दिनों के लिए उसे रोका जा सकता है। यदि उसे वापस नहीं किया 30 दिनों में तो उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। यदि वापस कर दिया कुछ सजेशन के साथ, कुछ रिकमेंडेशन के साथ, तो उसको मानना ना मानना निम्न सदन का विशेषाधिकार है। चाहे भारत में चले जाए तो निम्न सदन की स्थिति उच्च सदन के मुकाबले वित्त के संदर्भ में और भी महत्व जो है मजबूत है। यहाँ पर उच्च सदन केवल 14 दिन के लिए उसे रोकने का अधिकार रखता है। ना तो वित्तीय विधेयक वहाँ प्रस्तुत होते हैं, ना उनके पारित करने में इनकी कोई भूमिका होती है। लेकिन जो है अमेरिका में सीनेट की स्थिति बहुत भिन्न है। ये अन्य देशों की तरह ये बात स्वीकार्य है कि वित्तीय विधेयक निम्न सदन में पेश किए जाते हैं, परंतु निम्न सदन में पारित होने के बाद उच्च सदन में जाता है। उच्च सदन जिसे हम सीनेट कहते हैं, जो द्वितीय सदन है, वो सीनेट उसमें किसी प्रकार की भी कटौती, काट छाट जो है रद्दोबदल कर सकता है और उसको उस काट छाट के बाद पारित कर देता है। वो उसी रूप में वो मान्य हो जाता है। तो वित्त की स्थिति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है कि उच्च सदन को इतने अधिकार वित्त के संदर्भ में संसार में कहीं और दिखाई नहीं देते। तीसरा जो स्थिति मजबूत है सीनेट की, वह है कार्यपालिका पर नियंत्रण के संदर्भ में। जहां संसदीय प्रणाली है, जैसे ब्रिटेन है, जैसे भारत है या जापान है या अन्य जगह है जहां पर संसदीय प्रणाली है, वहां पर तो निम्न सदन ही जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है। भारत में भी, ब्रिटेन में भी, जापान में भी जो है कार्यपालिका निम्न सदन से ही निकलती है।
निम्न सदन की इच्छा पर ही जो है उसका कार्यकाल टिका हुआ है, और जब चाहे कार्यपालिका को उससे पद से हटाने का काम जो है वो निम्न सदन ही करता है। उच्च सदन केवल जो है मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकता है, उनको क्रिटिसाइज कर सकता है, उनको उनकी आलोचना कर सकता है, इतना अधिकार उसे दिया गया है। तो कार्यपालिका पर, लेकिन इस अमेरिका में ये अधिकार निम्न सदन को ना दे करके उच्च सदन को, द्वितीय सदन को दिया गया है। कार्यपालिका पर जो भी नियंत्रण है वो उच्च सदन का नियंत्रण है, सीनेट का नियंत्रण है। जैसे दो एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा जो है बहुत सारी नियुक्तियां की जाती हैं, राजनीतिक नियुक्तियां जिसे हम कहते हैं, उच्च पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। ये सभी नियुक्तियां तभी प्रभावी होती हैं जब सीनेट की स्वीकृति या अनुमोदन उसे प्राप्त हो जाता है। दूसरा, राष्ट्रपति द्विपक्षीय, बहुपक्षीय किसी प्रकार के भी समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु वह समझौता या एग्रीमेंट तभी जो है अमेरिका के कानून का हिस्सा बनता है जब जो है वो जो सीनेट के द्वारा उसका अनुमोदन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक यूनिक स्थिति है। स्विट्जरलैंड में भी देखेंगे तो कार्यपालिका पर नियंत्रण दोनों सदनों का है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में सारे नियंत्रण होते हैं, परंतु ये अकेला राज्य है जहां पर कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए जिस सदन को चुना गया वो निम्न सदन नहीं है बल्कि उच्च सदन है। और संसार किसी भी से तुलना जो है करेंगे तो आप पाएंगे कि ये पहला और अकेला अनूठा जो है अधिकार उच्च सदन को दिया गया है। चौथी चीज़ जो है वो महाभियोग से संबंधित, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो या न्यायाधीश हो, इन लोगों पर जो महाभियोग लगाया जाता है उस संदर्भ में भी जो है सीनेट की स्थिति जो है निम्न सदन से ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। निम्न सदन केवल आरोप लगा सकता है, निम्न सदन किसी पर भी महाभियोग के आरोप लगाता है और आरोप जो है वो अपने बहुमत से लगाता है और वो आरोप पत्र को जो है वह सीनेट को भेज देता है। सीनेट जो है यहाँ पर एक न्यायपालिका की तरह बैठता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीनेट जो है न्यायपालिका की तरह ये निर्णय करता है कि उस पर जो अभियोग लगाए गए हैं, जो उस पर अपराध लगाए गए हैं, अपराध के धाराएं लगाई गई, वो कितना उचित है, कितना उचित है। और यही वजह है कि जिस समय यह जो है महाभियोग को तय करने के लिए जब सीनेट की बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता भी जो वहाँ के उच्चतम न्यायपालिका के जो सर्वोच्च न्यायाधीश हैं उनके द्वारा की जाती है। तो एक कोर्ट के रूप में जो है निर्णय देने का अधिकार सीनेट के पास है। एक और चीज़, एक जो है समय के साथ एक और परंपरा विकसित हुई है कि कार्यपालिका में जो अनियमितताएं होती हैं उसकी जांच जो है वो विधायिका के द्वारा बनाए गए समितियों के द्वारा की जाती है और ये बहुत ही प्रभावी होती है। हर देश में जो है एक नई प्रवृत्ति उभरी है कि कार्यपालिका के विभागों में लगाए गए आरोपों की जांच जो है वो विधायिका के सदस्यों के द्वारा की जाए, विधायक सदस्यों के समूह के द्वारा की जाए। इसमें भी जो भ्रष्टाचार के अन्वेषण है या भ्रष्टाचार की जांच है, इनके लिए जो कमेटी सीनेट के सदस्यों से मिलकर के बनती है उनके द्वारा जांच ज़्यादा प्रभावशाली दिखाई देती है और उनके द्वारा जांच पर जो है ज़्यादा जो है विश्वास किया जाता है, ये जो है देखने को मिला है। तो राष्ट्रीय कार्यपालिका के विभागों में भ्रष्टाचार की जांच के संदर्भ में भी सीनेट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है यदि हम प्रतिनिधि सदन की से उसकी तुलना करें। किसी अन्य देश में कहीं भी प्रथम सदन या निम्न सदन को जो है तृतीय सदन के मुकाबले इतना महत्व इस संदर्भ में नहीं मिला है। बाकी अन्य जो है शक्तियाँ वह जो है का उपभोग वह निम्न सदन के साथ मिलकर के करती हैं। तो इस प्रकार से यह बात निर्विवाद रूप से सत्य सिद्ध होती है कि अमेरिकी सीनेट न केवल अपने देश के प्रतिनिधि सदन के मुकाबले ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है बल्कि संसार के किसी भी द्वितीय सदन से यदि इसकी तुलना करेंगे तो हम पाते हैं कि इनके पास उनके मुकाबले अत्यधिक शक्तियां हैं। इसकी वजह बहुत साफ है कि अन्य जगह जो द्वितीय सदन है वह जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती, जबकि यहाँ पर जो है सीनेट भी जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं और प्रतिनिधि सदन से ज़्यादा
इसलिए भी मजबूत दिखाई पड़ती है क्योंकि प्रतिनिधि सदन के 435 लोग जितने लोगों के द्वारा चुने जाते हैं उतने ही लोगों के द्वारा सीनेट के 100 सदस्य भी चुने जाते हैं। तो इसलिए इस मुकाबले से देखेंगे तो जो है सीनेट जो है परोक्ष प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था नहीं है, और इसी के कारण जो है सीनेट की शक्ति जो है वो बहुत मजबूत दिखाई देती है, सीनेट की स्थिति बहुत मजबूत दिखाई देती है। तो ये जो है एक ये तथ्य ये जो है प्रमाणित होता है कि जो अमेरिकी सीनेट है वो सर्वाधिक शक्तिशाली सदन है। आज इतना ही।